गाजा में इजरायल के अपराधों पर रोक लगाने का एक ही हल, मुस्लिम दुनिया को एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ कदम उठाने का समय। ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान। अगली खबर में आपको बताएंगे इजरायल के कट्टर समर्थक देश जर्मनी में सर्वे, पब्लिक का चौंकाने वाला राय, सरकार से तुरंत फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग, इजरायल की उड़ी नींद। इसी के साथ आपको बताएंगे इजरायल ने 4,30,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने का दिया आदेश, आखिर क्या है मकसद। और साथ में आपको बताएंगे ट्रंप के गाजा मुस्लिम मीडिएटर को लेकर इजरायल ने फैलाई झूठ, सामने आया सच्चाई। और इसी के साथ एक ही इवेंट में 2 जापानी बॉक्सर की मौत से मचा हड़कंप। दोस्तों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रविवार को कहा कि दुनिया के सभी देशों, खासकर मुस्लिम देशों को मिलकर इजरायल को रोकने और गाजा के लोगों की मदद करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ये बात उन्होंने तब कही जब उन्होंने 9 नए विदेशी राजदूतों से उनके आधिकारिक कागजात यानी क्रेडेंशियल स्वीकार किए। उन्होंने चेतावनी दी कि इजरायल ने गाजा के मासूम और बेगुनाह लोगों पर हमले तेज कर दिए हैं, सबको मिलकर इन हमलों को रोकना चाहिए, गाजा की नाकेबंदी खत्म करनी चाहिए और वहां लगातार पर्याप्त मात्रा में खाने पीने का सामान, दवा और दूसरी ज़रूरी मदद पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा उन्हें खाना, पानी और दवा जैसी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित कर रहा है और ये सब आत्मरक्षा के नाम पर हो रहा है, जो पूरी तरह अमानवीय है। उन्होंने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि ये सब उन देशों की आंखों के सामने हो रहा है जो खुद को मानवाधिकार, लोकतंत्र और आज़ादी के समर्थक बताते हैं। पेजेश्कियान ने जोर देकर कहा कि गाजा की नाकेबंदी तुरंत खत्म होनी चाहिए और वहां पर्याप्त मानवीय मदद बिना किसी रुकावट के पहुंचनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ईरान सभी देशों के साथ राजनीति, व्यापार, विज्ञान, संस्कृति और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आपसी सम्मान के साथ दोस्ताना रिश्ते बढ़ाना चाहता है। उनका कहना था कि दुनिया के लोगों को शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान इथियोपिया, इस्टोनिया, जिबूती, लाओस, कंबोडिया, बुरुंडी, लातविया, म्यांमार और नेपाल के नए राजदूतों ने अपने क्रेडेंशियल राष्ट्रपति को सौंपे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जर्मनी में हुए एक नए सर्वे में पता चला है कि 54% लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार अभी के अभी फिलिस्तीन को एक आधिकारिक देश मान ले। दोस्तों ये बात उनकी सरकार के मौजूदा स्टैंड के उलट है, क्योंकि सरकार कहती है कि ये कदम तो आखिरी में उठाना चाहिए जब 2 देश समाधान का मामला सही से आगे बढ़े। दोस्तों जर्मनी की जनता का राय इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि अमेरिका के बाद इजरायल का दूसरे नंबर का सपोर्टर यही देश है। अभी यह हथियार सप्लाई बंद करने का ऐलान किया है वो अलग बात है, लेकिन गाजा में तबाही के पीछे जर्मनी का भी हाथ है। लेकिन यहाँ की जनता का राय अब बदल रही है, जो इजरायल के लिए सही नहीं है। दोस्तों इस सर्वे को फोर्सा नाम की कंपनी ने किया और इसमें 31% लोगों ने इस विचार का विरोध किया। पश्चिमी जर्मनी में 53% लोग मान्यता के पक्ष में हैं और पूर्वी जर्मनी में ये संख्या 59% तक है। एक और सर्वे डॉयचलैंड ट्रेंड के मुताबिक 66% जर्मन चाहते हैं कि उनकी सरकार इजरायल पर दबाव बढ़ाए ताकि वो गाजा में अपना रवैया बदले, जबकि अप्रैल 2024 में यह आंकड़ा 57% था। मतलब धीरे धीरे फिलिस्तीन के पक्ष में जर्मनी के लोगों का नजरिया पॉजिटिव होता जा रहा है। इसके अलावा 47% लोगों का मानना है कि उनकी सरकार फिलिस्तीनियों के लिए जो करना चाहिए नहीं कर रही। सिर्फ 31% लोग मानते हैं कि जर्मनी का इजरायल के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है, जो कि जर्मन विदेश नीति में शुरू से ही चलता आ रहा है। दोस्तों गाजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली बर्बर हमलों के बीच फिलिस्तीन को मान्यता देने की मुहिम तेज हुई है। जुलाई में 15 देशों, जिनमें फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उन्होंने मिलकर फिलिस्तीन को मान्यता देने और गाजा में युद्ध रोकने की अपील की। ब्रिटेन भी ऐसा ही कदम उठाने का ऐलान किया है। दोस्तों अब तक 142 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 10 देशों ने यह कदम उठाया है, जिनमें स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्लोवेनिया जैसे यूरोपीय देश भी है।
गाजा हमलों के बाद दुनिया के कई देशों में सरकारें और जनता फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ी हो रही है। कई जगह छात्र और आम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल की सरकार ने रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज को इजाज़त दे दी है कि वो अब से लेकर 30 नवंबर तक 4,30,000 रिजर्व सैनिकों को बुला सकते हैं। ये खबर इजरायल के कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने रविवार को दी। ये फैसला उस वक्त आया है जब इजरायल गाजा सिटी पर पूरा कब्जा करने की योजना पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही पूरे गाजा को अपने कंट्रोल में लेने का भी प्लान है। कान की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि जंग और ज़्यादा तेज हो रही और सेना को अपनी लड़ाई की ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं इजरायल के अटॉर्नी जनरल गाली बहराव मियारा ने भी रविवार को कहा कि देश के पास रिजर्व सैनिकों को बुलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इजरायली मीडिया का दावा है कि गाजा सिटी पर कब्जा करने में कई महीने लग सकते हैं और इस दौरान वहां के फिलिस्तीनियों को खान यूनिस में बने कैंपों में धकेलने का प्लान है। इसके अलावा तेल अवीव और भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाने की सोच रहा है, जैसे कि इस वक्त गाजा के दक्षिण में चल रहे हैं। लेकिन यह मदद देने वाले सेंटर भी खून से रंगे हैं। अब तक कम से कम 1400 फिलिस्तीनी इन्हीं जगहों पर मदद लेने के दौरान इजरायली फौज की गोलियों से मारे जा चुके हैं। वैसे दोस्तों, गाजा पर कब्जा इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इजरायली सेना खुद मान रही है कि यह बहुत मुश्किल होगा और हमास गुरिल्ला युद्ध में लंबे समय तक डटे रह सकते हैं क्योंकि अभी भी जमीनी युद्ध में हमास की लड़ने की क्षमता मौजूद है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फिलिस्तीनी अमेरिकी मीडिएटर बिशारा बहबह ने रविवार को साफ शब्दों में इन अफवाहों को झूठ बताया कि उन्होंने गाजा युद्ध पर काम कर रही अमेरिकी टीम से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वो कभी इस टीम के ऑफिशियल मेंबर थे ही नहीं। बहबह ने फेसबुक पर लिखा, इजरायल में मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई गई। मैं अभी भी गाजा की इस बेरहम जंग को ख़त्म करने की कोशिशों में जुटा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए तैयार है और मीडिएटर की भूमिका उन्होंने तब ली जब उन्हें मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा। दोस्तों, इजरायली मीडिया ने शनिवार को दावा किया था कि बहबह ने इस्तीफा दे दिया जबकि हमास लगभग सीज फायर डील मानने के करीब था और वो बातचीत टूटने से नाराज थे। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि बहबह को लगा विटकॉफ ने हमास से हुई प्रगति को नज़रअंदाज कर दिया और पूरी तरह बेंजामिन नेतन्याहू के सख्त रुख पर चल पड़े, जिससे समझौते की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। लेकिन बहबह ने यह भी साफ किया कि उनके और विटकॉफ के बीच कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि वो उनके लिए बहुत सम्मान रखते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बॉक्सिंग देखने में जितना मज़ा आता है, असल में ये खेल रिंग में उतरने वालों के लिए उतना ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। टोक्यो में हुए एक बॉक्सिंग इवेंट ने इसकी डरावनी सच्चाई फिर साबित कर दी। टोक्यो में एक ही बॉक्सिंग इवेंट के दौरान हुए 2 अलग अलग मुकाबलों में जापान के 2 बॉक्सर दिमागी चोट की वजह से जान गंवा बैठे। वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी WBO और स्थानीय मीडिया के मुताबिक 28 साल के शिगेतोशी कोटारी का 2 अगस्त को 12 राउंड का मैच यामाटो हाता के साथ ड्रॉ हुआ, लेकिन मैच के तुरंत बाद वो बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाकर दिमाग की इमरजेंसी सर्जरी की गई, लेकिन उसी दिन उनकी मौत हो गई। इसी इवेंट में 28 साल के हिरोमासा उराकावा का मुकाबला यूजी साइटो से हुआ था। मैच में नॉकआउट होने के बाद उन्हें भी गंभीर चोट लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिमाग के अंदर खून जम गया था। सर्जरी के बावजूद वो बच नहीं सके और शनिवार को उनकी मौत हो गई। WBO ने बयान जारी करते हुए कहा, हम इस मुश्किल वक्त में दोनों बॉक्सरों के परिवार, दोस्तों और पूरे जापानी बॉक्सिंग समुदाय के साथ हैं और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अनादोलू के मुताबिक ये इस साल बॉक्सिंग की तीसरी मौत है। इससे पहले फरवरी में आयरलैंड के 28 साल के जॉन कूनी की मौत हो गई थी और उन्हें भी दिमागी चोट लगी थी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।